आप लोगों को ज़्यादा पता, देख लो। ऑनलाइन आज जूम पे मीट नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था। अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कैमरा ऑन कर लो मेरा फेवरेट चीज़, ठीक है। बट एनी हाउ आप लोग अपने अपने कमेंट्स भेज सकते हो, मैं कमेंट्स रीड कर पाऊँगी। आपके पास चैट सेक्शन होगा। एंड पीपल हु आर ज्वाइन फर्स्ट टाइम, वेलकम गाइज। वैसे जनरली हम लोग जूम पे करते हैं, बट आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो गाइज आज हम लोग ना बात करेंगे, दैट इज़ द बिल्कुल बेसिक, दैट कि बिगिनर टू टॉपर्स के बीच में ना हमारे क्या पाथवेज होते हैं, what to read, how much to read, from where to read, what from where to start। ये एक बड़ी दिक्कत आती है हम लोगों को। इधर आ जाओ या मनकिरत के साथ आ जाओ, ऐसे करके कोई किसी के गर्दन में बल आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। आराम से, ठीक है। आप करना है तो चेयर भी इधर कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्या कहाँ से पढ़ना है, व्हाट, हाउ मच, वेयर, कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, एंड कितने घंटे, सबसे मेजर क्वेश्चन, कितने घंटे हम लोगों को देने चाहिए। क्योंकि बहुत डिफरेंट सेगमेंट, आप लोग भी यहाँ पे बैठे हो, ऑनलाइन भी आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेगमेंट में बैठे होंगे गाइज। सो नोट्स मेकिंग किसकी करनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, इवन इसमें A to Z चीज़ों की बात होती है। जैसे पहले बार जब हमारी क्लास हुई थी, आप लोग अनलॉक द सीक्रेट्स फॉर योर यूपीएससी में ऑनलाइन आप लोग देख सकते हो कि हमने पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। पर पैटर्न से भी पहले ना ये चीज़ होती है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सीक्वेंस, ठीक है। यूपीएससी बिगिनर्स टू टॉपर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों का पैटर्न समझना, जो लास्ट टाइम क्लास भी हुई है। आई इंसिस्ट, जो आपके ऑफलाइन में फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ अपने जाके ऑनलाइन एक बार ये क्लास देख लेना, नहीं तो दोबारा रिपीट हो जाएगी, कोई इतना झंडा नहीं है, पर इसको ज़रूर समझो। अरे ये गुस्सा मान गया आज, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात की थी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्या पैटर्न रहता है, कितने लोग प्रीलिम्स लिखने के लिए जाते हैं और मेंस में कौन बैठता है, और इंटरव्यू के लिए कितने लोग जाते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग इज पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब उसके अलावा हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर हमने अपने बिहाफ पे अगर इसको समझ लिया, उस चैप्टर को देख लिया, उस एरिया को देख लिया, हमें ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं हम लोग PYQs को। हमें यही नहीं पता होता कि प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है, इट्स अ ऑब्जेक्टिव। वैसे तो आप लोग मैच्योर हो, बट कई बार पता ही नहीं होता कि प्रीलिम्स MCQ बेस्ड है, मेंस जो है हम लोगों का इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर। और उसके भी साथ में जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जो कभी कोई नहीं करवाता, इज़ द टॉपर स्कोर। कितना स्कोर कर रहे हैं, कितने आए हैं रैंक 1 के लास्ट ईयर में, कितने नंबर आए हैं, कितने परसेंट टॉप रैंकर, क्या हमने कभी देखा है, इसको एनालाइज किया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ना। 365 का एक ना जैसे पेपर हुआ था, लेट मी जस्ट, वो पता नहीं मैं इसमें एडिट क्यों नहीं कर पा रही, लिख क्यों नहीं पा रही हूँ। तो ना बच्चे जैसे 10 मार्कर और 15 मार्कर जो है ना, हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे हम लोग 150 वर्ड्स का जो मार्क्स होता है दैट इज़ जो 10 होता है, और 250 मार्क्स जो वर्ड्स होता है वहाँ पे आपका 15 मार्कर्स होता है। आपको पता है कितना मिलता होगा ऑन एवरेज? ऑन एवरेज हमें क्या स्कोर मिलता होगा इसमें ऑन एवरेज? और टॉपर का तो जो बाद में डिस्कस करेंगे, ऑन एवरेज इसमें 10 आउट ऑफ कितने नंबर मिल जाते होंगे?
हाँ जी, एनीवन? 4-5 एवरेज, मतलब 4-5 बोल रहे हैं कि एवरेज, ठीक है। और 15 मार्कर में वो या 50% बोल रहे हो, तो मुझे लगता है आप लोग बोलोगे 7-8। ओके, जो टॉपर होगा, जो बिल्कुल टॉप रैंकर्स आ रहे हैं 100, उनके कितने आते हैं? 8-9। हाँ जी, टॉपर्स। हाँ जी, यहाँ पे? अच्छा, यहीं पे 7-8, ठीक है। अच्छा, ऐसा लिख देती हूँ 7-8-9, ऐसा लगता है हमें, ऐसा कुछ आता होगा, ठीक है। हाँ जी, 15 मार्कर। ऑनलाइन एनीवन प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। आप लोगों को पता है 250 में से कितने नंबर्स? 9 के आसपास टॉप रैंकर्स के, ठीक है। अगर बहुत अच्छा किया वैसे, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन, बट थैंक गॉड आई टुक दिस, बिकॉज दिस इज रियली अमेजिंग कि आप लोग ये सोच रहे हो कि 9 नंबर आते होंगे टॉपर्स के आउट ऑफ 10। अरे ये एलकेजी के पेपर को ही है, या वो +1 +2 के आजकल आते हैं ना 99.9%। फिर मैं ये पूछती हूँ न्यूज़पेपर खोल के, ये एक नंबर क्यों रह गया तुम्हारा, किसने छीन लिया ये तुमसे, ये किसने अपराध कर लिया है ना? भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हु टोल्ड यू दिस कि 8-9 नंबर 7 नंबर मिलते हैं यहाँ पे? सबसे पहले जाके ना आज जाके ये देखो कि टॉपर्स का स्कोर आउट क्या है। जो जैसे हमारा जीएस पेपर जो हमारा 1 2 3 4 होता है, उसका टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 250। बहुत अच्छे नंबर आए ना तो दिस इज द स्कोर यू गेट। बहुत अच्छा, मतलब कि 120 150 वाला, 110 90 80 ऐसे लोग भी क्लियर करते हैं पेपर, और वो 50% से कम हुआ, दैट मीन्स 4 और 5 भगवान उतर गए हैं यहाँ पे। क्या लिख दिया आपने जो आपके 5 नंबर भी आ गए। सो ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं अभी तक जितने आप लोग बहुत बिगनिंग में हैं आप लोग, इसका ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं कभी नंबर नहीं देती। पता, मुझे खुद को ऐसा लगता है कि ना कई लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती, और मैं कहीं डीमोरलाइज ना कर दूं किसी इंसान को, तो ये सबसे बड़ा मेरा रीज़न है कि आई नेवर गिव स्कोर अभी इनिशियली। अब आपको पता लग गया तो आई कैन गिव। बच्चे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके 50 से 60% से ऊपर मेरिट कभी नहीं जाती, नेवर। कितनी अचंभव वाली बात है ना, हमें आज तक लग रहा था कि इट शुड बी 9, 5 और 6 आ जाए ना तो मतलब कि हिल जाता है इंसान कि क्या लिख दिया होगा उन्होंने 6-7 में। कैन नॉट थिंक फॉर दिस। सो जाके एक बारी देखो कि जो टॉप रैंकर्स हैं इनके किस चीज़ में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। जीएस पेपर 1 में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं, 4 में आ रहे हैं, इसको ज़रूर देखो। ऑप्शनल्स में देखो कितना नंबर आ रहा है। जो सबसे सियाना बच्चा होता ना, जो क्रीम है, वो इस चीज़ से स्टार्ट करता कि आपके ऑप्शनल चूज़ करना ना, जब उसने कि यार टॉपर्स के किस में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे तो स्केलिंग होती है, बट फिर भी वो एनालाइज करता है उस चीज़ को कि किस में सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। आजकल सोशियोलॉजी में आ रहे हैं, एंथ्रो में आ रहे हैं, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं, वो इन चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखता। एंड जनरली पीपल फेल बिकॉज दे डू नॉट डू दिस। तो अगर आप एक स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए ना कुछ टाइम लगा रहे हो, दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज टेक योर ओरिएंटेशन वेरी ऑफन। दिस इज़ अ रीज़न कि एक बार ना हम लोग जब तैयारी करते हैं ना, तो दिस इज़ द प्रिपरेशन, हम यहाँ पे ही घुस जाते हैं, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, फिर वहीं घुसे रहते हैं। हम कभी पिक्चर की तरफ ना देखना छोड़ देते हैं। यहाँ से भी देखो कि क्या है एग्जैक्टली, क्या क्या चल क्या रहा है सोसाइटी में, चल क्या रहा है पेपर में, टॉपर स्कोर कितना कर रहे हैं, टॉप रैंकर का कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है, ऑन एवरेज
जिस बंदे का है ना देखो सिलेक्शन आपकी 400 500 600 रैंक्स की भी हो रही है, उनका क्या स्कोर आ रहा है। आपकी कैटेगरी बहुत डिफाइन करती है, आपकी कैटेगरी बहुत डिफरेंट हो सकती है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करो। व्हाई नॉट? यस, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपकी कैटेगरी भी क्या है कहती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जर्नल हो तो उसकी फाइट्स, इफ यू हैव रिजर्वेशन, वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। सो द क्रक्स इज, इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, बिगिनर से ना अगर आप ये अभी से माइंड सेट बनाओ, यू आर नॉट अ बिगिनर गाइस, यू आर नॉट अ बिगिनर, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट, यू आर अ टॉपर एंड यू आर टॉप रैंकर। AIR1 आपके सामने हमेशा घूमना चाहिए, क्योंकि हमारा गोल यही है, साफ है, नहीं करेंगे या तो करेंगे। दो जीवन में दो ही मुद्दे हैं हमारे। एथलीट जो होता है ना, एथलीट जैसे मैंने ना डेविड गॉगिन की भी स्टोरी सुनाई है, बहुत बार सुना दी। ही इज़ द वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन एवर अलाइव ऑन दिस अर्थ। डेथ वैली का नाम सुना हम लोगों ने, उन्होंने वहाँ पे रेस की थी और वहाँ पे ना मतलब कि सरवाइव करना बहुत ज़्यादा ड्राई है, सरवाइव करना रहना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे ना रिले गेम्स होती हैं, रिले रेस होती है जहाँ पे एक बंदे से दूसरे से तीसरे जाता है। एंड डेविड गॉगिन्स ने वहाँ पे अकेले 18 घंटे दौड़े हैं एंड उनकी रीढ़ की हड्डी, जो इनकी चेस्ट होती है ना, जो आपकी हड्डियाँ, वो टूट गई थी, आपके रिब्स, वो फिर भी दौड़ते रहे। तो एक जो चैम्पियन है ना, जो एथलीट होता है, वो सबसे डिफ़िकल्ट ज़िंदगी जीतता है। और उनकी रीढ़ की हड्डी टूटती है, कभी किसी का पैर टूटता है, कभी भी देखना आपके ऑस्कर हैं। एक एंडर सन करके एक बंदे हैं, ये भी एथलीट हैं और डेडलिफ्ट करते हैं, जो आपके ऑस्कर हैं। ये सभी के साथ कुछ ना कुछ हुआ, उनकी लातें टूट गई, किसी की लात टूट गई, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी के रिब्स टूट गए। और कहते हैं जब हमारे साथ ये होता है ना, उसके बाद जब हम गिरते हैं, उसके बाद जब खड़े होते हैं ना और जब जीते हैं, कहते हैं मज़ा ही कुछ और होता है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आपको रोज तोड़ के आपको ना नीचे गिरती है, पर आपने हमेशा यही सोचना, दैट इज योर टॉपर, ऑलवेज टॉप। सो गो एंड सी योर क्वेश्चन पेपर राइट अवे। कैसे क्वेश्चन, डरना नहीं है इन चीज़ों से, यार ये क्या पूछ लिया, अभी पढ़े कहाँ हो, ठीक है। सो फाइंड द स्कोर, टॉपर्स की बातें सुनो, उनके जो है ना चैनल्स को सब्सक्राइब करो, इट डज नो हार्म। उनके टेलीग्राम चैनल्स पे जाओ, उनको फॉलो करो, वो कैसी बात करते हैं, वो कैसे आंसर लिखते हैं, वो कैसे मैसेजेस भी टाइप करते हैं। हम लोग पता है जब वेले बैठे हो तो क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग नहीं। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, चेज द पीपल यू वांट टू बी। एंड हम लोग कैसे चेज कर सकते हैं, उनको देख के कि वो कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या चीज़ उतारी है, उनको ज़रूर फॉलो करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ योर सिलेबस लर्न करना। रोज़ प्रीलिम्स और मेंस का आप रोज़ देख रहे हो, एवरी डे। लास्ट लेक्चर में मैंने ओरिएंटेशन में बोला था, रोज़ देखो, रोज़ मत्था टेको अपने सिलेबस को। एंड अगेन द पीपल हु हैव ज्वाइन मी न्यू गाइज, रोज़ सिलेबस देखो, रोज़ रीड करो, रोज़, यू फॉरगेट एवरी डे। एंड प्रिलिम्स एंड मेंस दोनों का सिलेबस देखो, स्पेसिफिकली मेंस का जीएस पेपर 1 2 3 4 का, एंड अपना ऑप्शनल चूज करके रखो। इफ़ यू आर ओनली टारगेटिंग टुवर्ड्स योर, है ना, यूपीएससी या स्टेट में जो भी आपने ऑप्शनल रखना है, उसको आज ही चूज करो। एटलीस्ट आपका चूज तो होना चाहिए, ये ना करो आप चूज भी नहीं कर रहे हो उसको। और उसका सिलेबस भी देखो कि उसमें क्या है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसके भी PYQs देखो, उसके भी PYQs देखो। एंड ये सिलेबस ना आपको बताता है व्हाट टू रीड। नाउ ये सिलेबस ही आपको बताता है आपने क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये आपको सिलेबस ही बताता है। व्हाट टू रीड इन योर जीएस, व्हाट टू रीड इन योर न्यूज़पेपर एंड व्हाट टू रीड इन योर ऑप्शनल। ऑप्शनल किस किस का डिसाइड ही नहीं है बिल्कुल भी अभी तक। कौन कौन ऐसे हैं कि डिसाइड ही नहीं किया ऑप्शनल? चलो, क्या है, कौन सा? पंजाबी लिटरेचर, सोशियोलॉजी, HCS में है ऑप्शनल।
नहीं नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन। कोई है ऐसा जिसने ऑप्शन अभी तक डिसाइड नहीं किया? देखो कोई बात नहीं, इफ़ यू आर एडमिटिंग ना, आप अपने आप से सच बोल रहे हो, वो भी एक अकाउंटेबल मिरर होता कि अभी तक नहीं किया, तो आज जाके अपनी इस मिस्टेक को इम्प्रूव करो और कुछ ना कुछ सोचो। एटलीस्ट एक 4-5 सब्जेक्ट तो निकालो जिसमें से हमने चूज़ करना, और कुछ नहीं, 4-5 तो सब्जेक्ट निकालो। सर मैम आई एम कन्फ्यूज इन दिस, है ना, एटलीस्ट 1-2 दिन, या फिर मैं कल पूछूँ, तो एटलीस्ट आपके पास एक बकेट होनी चाहिए कि इनमें से मैंने चूज़ करना। वो तो जल्दी से जल्दी करो, उसमें कोई मतलब कि दोहराए नहीं है, वो आप जल्दी कर सकते हो। सो अब वो उसमें से क्या रीड करना है ना, वो आपको आपका सिलेबस बताएगा, और तभी पढ़ोगे सिलेबस को जब आपका ऑप्शनल डिसाइड होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किस तरीके की न्यूज़ पढ़नी है, हमें पता ही नहीं होता। हमें समझ ही नहीं आता हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। अच्छा, कोई न्यूज़ होती है इम्पोर्टेंट, पर हमें यही नहीं पता लगता एवरी न्यूज़ इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगी, उसमें से क्या आप टेक अवे लेके जा सकते हो। दैट्स अ स्मार्ट मूव। अगर एक कुत्ते ने अगर एक इंसान को भी काट लिया, उसमें से भी आप कोई अच्छी चीज़ निकाल सकते हो कि कौन सा एक्ट लगता है, कौन सी वैक्सीन लगती है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा इंजेक्शन लगता है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो नहीं पूछेगा कौन सी गली में काटा, ठीक है। व्हाट दे विल आस्क यू, बी स्मार्ट। अब वो कैसे पता लगेगा? when you will study, or when you will every day when you will read your syllabus। याद है जीएस पेपर 2 जो मेरे साथ लास्ट लेक्चर में थे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जीएस पेपर 2 याद है? एक एक वर्ड याद है? एक एक वर्ड याद है? याद होना चाहिए। मग अप योर सिलेबस, द फर्स्ट थिंग। और अपने आप से ना रोज मिरर में बोला करो, आज मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा, मुझे सिलेबस याद नहीं है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ना है वो ये बताएगा। एंड कई बार हमें यही नहीं पता लगता कितना पढ़ना है, जैसे मैंने बताया है ना, कुत्ता केड़ी गरी में कट गया है ना, किस इंसान को काट गया, वो कर दिया, वो कर दिया। अब कितना पढ़ना है वो आपको कौन बताएगा? आपके PYQs, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एड्स का टेस्ट कौन सा होता है, ये पूछा हुआ है। एड्स का क्या टेस्ट है? लिसा, ठीक है। उसी किट का क्या नाम है? कोविड की वैक्सीन्स का क्या नाम है? कौन उसको कंस्ट्रक्ट करता है, कौन बनाता है? आपका कोई इंस्टीट्यूट है या कोई एक्ट है तो वो कौन सा है? क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। वो आपको कब समझ में आएगा? जब आप PYQs समझोगे, PYQs को पढ़ोगे। एंड PYQs टॉपिक के साथ पढ़ो। अब द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू टू योर सेल्फ इज़ कि आप क्लास से पहले आओ और हम लोग मोबाइल चेक करें। एंड द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर सेल्फ इज़ कि आप PYQs उठा के पढ़ो, क्वेश्चंस को रीड करो। क्लास से पहले आपका 10 मिनट आना ज़रूरी है। देर इज़ अ वन बुक दैट इज़ रिटन, मेक योर बेड करके ना, आपकी एक बुक है, उस किताब में लिखा हुआ है जितनी आपकी मॉर्निंग स्लो होती है ना, जो फास्ट मॉर्निंग्स होती है आपका दिन स्पॉइल करती है, और आपकी स्लो मॉर्निंग्स गिव्स यू एम्पल ऑफ टाइम टू थिंक, टू हैव अ प्रोडक्टिव डे थ्रू आउट द डे। इसका मतलब समझो, जब हम जल्दी 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 करते हैं ना, तो सारे ही हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक वैसी सेट हो जाती है। जब हम लोग जल्दी उठते हैं, आराम से उठते हैं, सारा चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारा दिन भी वैसा ही ऑर्गेनाइज्ड चलता है। इसीलिए बोलते हैं सबसे पहले उठते भी मोबाइल फ़ोन मत देखा करो। What you can do, you can sit and 5-10 मिनट आंखें बंद करके, फिर उसके बाद अगर आप मोबाइल चलाना चाहते हो पर चलाओ, आई डोंट हैव एनी। पर स्टार्टिंग के 10 मिनट्स व्हेन यू वोक अप, डोंट ग्रैब योर फोन्स। आज की जनरेशन की पता है आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है? जेंजी है मुझे लगता है मेजॉरिटी यहाँ पे, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। एंड यू पीपल डोंट वांट टू टॉक एनीवन, इसीलिए ऑनलाइन में बच जाओ। पता है, दिस इज़ अ रियलिटी चेक, क्योंकि आप लोग किसी से बात नहीं करना चाहते, आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते,
और ये सबसे आपको थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होगा, ये भी बता दूँ आपको, थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि विदाउट इंटरेक्शन ज़िंदगी नहीं चलती। ठीक है, हम लोग ना किसी और इंटरेक्शन मोड में चले हुए हैं। हम तो करते हैं इंटरेक्ट, ना आपको इसलिए बोला, हम रोज स्टोरी अपडेट करते हैं, हम रोज पोस्टिंग करते हैं, वो इंटरेक्शन नहीं बोल रही। ठीक है, सो how much you should read guys, that is by your PYQs, and class से पहले आके don't scroll your phones, read your PYQs। कैसे क्वेश्चन है, आज मैम ने क्या करा, आज पॉलिटी कराई है, आज पार्लियामेंट कराया है। ऑनलाइन एवरीवन जिनकी कल क्लास होगी, अब आप लोगों ने लक्ष्मीकांत लेके आनी है, बुक लेके आनी है, क्योंकि हम वही रीड कर रहे हैं, पार्लियामेंट चैप्टर रीड कर रहे हैं, तो हम कल वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो PYQs इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, रोज रोज, चाहे आपका डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन है, चाहे डे 2 है, चाहे आप मेंस लिखने के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, every day you have to give a look on your PYQs, it's a constant process, ये हमेशा चलता रहेगा। and every PYQ question guys is a teacher for you, every PI question, क्योंकि वो हमेशा कुछ सिखा के जाएगी, डिफरेंट वे में सिखा के जाएगी। आज सुबह वर्कशॉप थी, मैंने बताया था, है ना, और उसमें बड़ी अच्छी फीडबैक दी एक बच्चे ने, कहते मैम जब अभी ये पढ़ाते हो, लर्न कराते हो ना चीज़ें, जैसे LBM के अंदर हम लोगों ने की, कहते मैम आप ना रोज़ क्वेश्चन हमने पूछा करो। मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे को काम डाल रहे हो, मैं तुम्हें काम डालती हूँ। मैंने कहा 5 क्वेश्चन मैं पूछूंगी, 5 बाकी जितने ऑनलाइन में आएंगे वो सब भी पूछेंगे। उससे क्या होगा, आपकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि सभी पढ़ के आएंगे उस चीज़ को, सभी क्वेश्चन देख के लाएंगे, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन निकालने के लिए आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जो 5 करके आएंगे, सो वो कहाँ से निकालेंगे वो लोग, PYQs को एक इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है, आप भी करो उस चीज़ को, करो PYQ ज़रूर करो। कहाँ से पढ़ना है, द बेस्ट क्वेश्चन, because people have so much doubt, ma'am, resource क्या रिसोर्स फॉलो करें? द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन योर गूगल ना इज योर द बुक लिस्ट फॉर योर UPSC। चाहे हमारे कबर्ड में कितनी मर्जी बुक्स पड़ी, पर हमें फिर भी देखना है एक बार तसल्ली करने के लिए, क्या हमारी बुक लिस्ट सही चल रही है, क्या मैं, अगर गांधी जी ने डांडी मार्च किया तो वो NCERT में भी वही होएगी, वो आपकी बिपिन चंद्र में भी कोई होगा, अगर XYZ किसी और के पब्लिकेशन उठाओगे तो वहाँ पे भी उन्होंने ही की है, कुछ अलग नहीं होने वाला। जिसमें अलग है इसका मतलब वो बुक ही गलत है। और जो क्वेश्चन तुम्हें बियॉन्ड, ऐसे ना बच्चे भी आते हैं मेरे पास ना कि मैम PYQ में तो ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और वो उपिंदर और ग्रोवर की बुक में था, हमें फिर वो भी पढ़नी चाहिए। अब एक पॉइंट की वजह से क्या तुम अब इतना बड़ा डिजास्टर खेलोगे? प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि जो कट ऑफ जाती है ना, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, देखना लास्ट टाइम की कट ऑफ क्या है, एक बार गो थ्रू करना, 200 में से कितने नंबर आए हैं लास्ट टाइम, आई गेस इट्स, जल्दी 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 याद है किसी को? एक बार देखना, एक बार एनीवन ऑनलाइन कमेंट, लास्ट टाइम की प्रॉब्लम्स को कट ऑफ क्या है 2024 की? should be 90 और कुछ ऐसे है, 87 का मतलब क्या हुआ, 88 समथिंग लगा ले, मतलब कि 44% कट ऑफ। मैंने बताया ना 60 से ऊपर तो जाने का मतलब ही नहीं है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे 44% जा रही है। अब वो जो ग्रोवर और उपिंदर में से क्वेश्चन पूछ लिया, तो बेसिकली क्यों पूछा जा रहा है, ताकि UPSC आपका टाइम वेस्ट करना चाहती है। अगर उसको आप अवॉइड करके आपके और जो बुक्स पढ़ रहे हो उसमें से 44 अगर आप लोगों को क्वेश्चन या 50 भी आप सॉल्व कर लोगे तो आपको थ्रू ही करना है, आपको प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग पेपर। प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं हमारे मेरिट में, इट्स अ स्क्रीनिंग पेपर। करो ठीक है, हो गया तब भी। और मैं बता दूं, जो प्रीलिम्स टॉप करते हैं
उनकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो मेंस को भी टॉप करें। उसका रीज़न ये है कि प्रीलिम्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, इतने फैक्ट्स पता है कि मेंस में कंपाइल करने मुश्किल हो जाता है। आई हैव एग्जाम्पल विद मी जिन्होंने मुझे खुद बोला है। पीसीएस में ना चरणप्रीत करके लड़के हैं, इस बारी भी पीसीएस का पेपर होगा, वो टॉप करेंगे। फर्स्ट 2 3 मतलब कि हाईएस्ट स्कोर उन्हीं का आता है, हर बार आता है, इस बारी भी आएगा। वो अभी भी जो है ना मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं ग्रेड बी में, नैब में तहसीलदार, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ आपको कि वो इस बारी भी टॉप करेंगे, पर उनका मेंस की मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू लिखता नहीं है और उसको कंपाइल नहीं करता कि तूने कितना कंटेंट डालना है और किस तरीके का कंटेंट डालना है। प्रीलिम्स को टॉप करना ही नहीं है। प्रीलिम्स में जब 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन तुम्हें पता कि सही हो रहा है, बस बैक हो जाओ, ठीक है। इतना ही चल रहा है आजकल, ठीक है, कि बिल्कुल जो करेक्ट हैं तुम लोगों के। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ डूपीएस से भी हैं बीच में, तब गो फॉर द मोर क्वेश्चंस, अदरवाइज नहीं। प्रीलिम्स को टॉप करने का एजेंडा है ही नहीं। सो रिसोर्सेस फिक्स्ड नंबर, और वो नंबर क्या है? फ्रॉम वेयर टू रीड, स्टार्ट विद योर एनसीईआरटीज, सिंपल। हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, और स्पेसिफिकली सिर्फ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी जो हमारी खुद की इंस्टीट्यूट की बुकलेट्स बनी हुई हैं, दैट्स अ क्रक्स ऑफ योर एनसीईआरटी ओनली। वो एनसीईआरटी में से ये एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया है, वो ही रीड करो, वो भी बहुत है। फिर उसके बाद लोग बोलते हैं जीसी लियोंग पढ़ लो। मैं बोल रही हूँ कि फिर से वही बात चीज़ बोल रही हूँ कि 100 बार किताब पढ़ो। मैं ये लक्ष्मीकांत ना, आप ये हालत समझ रहे हो कि इसके बीच में पता नहीं कितने एडिशंस मुझे ना मैकग्रॉल वाले भेजते हैं हर साल। ये मेरा 4th एडिशन था पहला, और ये 7वां एडिशन चल रहा है, अबे 8वां आएगा। और इसकी हालत देखो क्या है। ये मैंने कम से कम कितनी बार खोली होगी, मुझे हर बार कुछ नई चीज़ मिलती है यहाँ। हर बार जब आप एक बुक को पढ़ते हो तो आपको हमेशा नई चीज़ मिलेगी। अगर मुझे मिल रही है तो आपको भी मिलेगी। तो बुक को कभी भी चेंज मत करो। हमें ना फैंटेसी होती है नई बुक्स की, प्रॉब्लम ये है, नई बुक्स लेते हैं मज़ा आएगा, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, ज्योमेट्री बॉक्स ले लो ना, मतलब कि रजिस्टर ले लो, बट डोंट बाय न्यू बुक्स स्पेसिफिकली इनके लिए। और बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, इकागाई पढ़ो, और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ईट दैट फ्रॉग, जितनी मर्जी लेके जाओ मेरे से, पर यूपीएससी की बुक्स सब्जेक्ट वाइज परमानेंट रखो। अभी बता रही हूँ आज की डेट में हमारे जैसे हम जो रिकमेंड करते हैं, हिस्ट्री की पढ़ो, इकोनॉमिक्स की पढ़ो, पॉलिटी के लिए सीधे लक्ष्मीकांत, नो नीड फॉर गो टू योर एनसीईआरटीज, किसी ने भी नहीं करना, सीधे लक्ष्मीकांत बुक पे जंप करो। और उसके जो मेंस के टॉपिक होंगे उसके लिए आपको फ्री हैंडआउट्स मिलेंगे, वो पढ़ो इंस्टीट्यूट के। जो टॉपिक्स नहीं होंगे पॉलिटी के अंदर, जो मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जो कि है ही नहीं किसी बुक में, एनसीईआरटी में है ही नहीं, उसके लिए आपको फ्री हैंडआउट्स मिलेंगे, लर्न बाय मैप्स मिलेंगे, उनमें से गो थ्रू करो, जो कि आपके क्लास नोट्स का ही एक काम करेंगे। तो रीड दैट। एनसीईआरटीज करने के बाद मैंने किसकी एक और नहीं बोली, मैंने ज्योग्राफी की नहीं बोली, और ज्योग्राफी का रीज़न बता दिया। कभी कभी स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे मैंने बताया लक्ष्मीकांत के लिए, या फिर आपको लगे कोई सब्जेक्ट आपको ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, तब कभी एनसीईआरटी, नहीं तो अवॉइड दिस पार्ट। इन स्टैंडर्ड बुक में मैं बोलूँगी एटलस कैन बी योर स्टैंडर्ड बुक 1, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लर्न बाय मैप्स। हर साल आई हैव प्रूफ, टीम ने ना अपने लास्ट 4 years के हम लोगों ने कंपाइल करने शुरू किए हैं। हर साल लर्न बाय मैप्स के अंदर से ना 65 ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लर्न बाय मैप्स में से। इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव है एक्चुअली लर्न बाय मैप्स कि जब हम लोग कोचिंग करवाएंगे ना तो हम लोग 80% ही डिलीवर कर पाते हैं, 20% आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ता है। अब सोच रहे हो वास्टनेस कितनी ज़्यादा है इसकी। इसको पढ़ो, इसी को रिवाइज करो बार बार, और जो अगर आपको PYQs में से एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं वो यहीं लिखो, इसी के ऊपर। यहाँ पे बहुत जगह, ये भी तो क्रिएट किया ना, देखो कितनी जगह है यहाँ पे भी क्रिएट करने के लिए, लिखने के लिए, यहीं लिखो। या फिर फ्लैप्स लगाओ, आपके स्पाइरल्स होती हैं उसके बीच में पेज ऐड कर दो, आगे पीछे लिखना स्टार्ट कर दो।
बट अपने नोट्स ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं करना, यहाँ से रिवाइज कर। पॉलिटी के लिए मैं सीधे क्लास में रिकमेंड कराऊंगी आप लोगों को, ज्योग्राफी के लिए क्लास में रिकमेंड करेंगे, हिस्ट्री के बहुत सुंदर बने हुए हैं हमारे, इकोनॉमिक्स के 101% ज़रूर पढ़ना, ठीक है। सो एडिशनल मटेरियल, जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होता, उसको कोशिश करो कि आप लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सोसाइटी का कुछ पार्ट होता है ना, ऐसी बहुत सारी गवर्नेंस के कुछ हैंडआउट्स होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होगा, उसको एलबीएम में कराना मुश्किल था क्योंकि वो पूरा एक्ट पढ़ना पड़ता, तो वो आपको छोटे से बंडल्स मिल जाएंगे। और ये रिसोर्स ना अपने फिक्स्ड कर लेना। कैसे फिक्स करना? सिलेबस वाइज, कि जीएस पेपर 1 में ये टॉपिक मैं यहाँ से पढ़ूंगा, ये टॉपिक मैं यहाँ से पढ़ूंगा, ये जितना ऑर्गेनाइज्ड बनाओगे अपनी तैयारी, उतना आप लोगों को आपकी पूरी प्रिपरेशन ऑर्गेनाइज चलेगी और बेटर होगी। ऑर्गेनाइज करो, ठीक है जी। सो आई होप दिस इज अ क्लियर पॉइंट, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? ओके। गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बहुत लोगों को दिक्कत आती है न्यूज़पेपर, रीड एनी न्यूज़पेपर, बट रिलीजियसली एक कोई भी फॉलो कर सकते हो, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी कंपल्सरी है दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम योर इंडियन एक्सप्रेस और योर हिंदू, इन दोनों में से ही आप लोगों को उठाना है, इसके अलावा कोई न्यूज़पेपर नहीं हो सकता अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। एडिशनली अगर आपको स्टार्टिंग में कभी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ना हिंदू एनालिसिस चलते हैं, एडिटोरियल्स एनालिसिस चलते हैं बहुत सारे चैनल्स के, ओनली आईएएस के सुमित सर लेते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। मैं नहीं सुन रही आजकल, बट मैंने पेपर नहीं देना, पर मैं बोलूँगी कि इसको अगर आप फॉलो करना चाहते हो यू कैन डू इट, ही इज़ अ वेरी वेरी ऑथेंटिक सोर्स, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। न्यूज़पेपर, और ये एक ऐसी चीज़ है स्टार्टिंग में ऐसा लगा क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या करना है न्यूज़पेपर पढ़ के, कर लेंगे कोई बात नहीं, ये इतनी ज़बरदस्त और अच्छी एडिक्शन है कि आप 10 टाइम्स फास्टर हो जाते हो अपनी लाइफ से इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग योर न्यूज़पेपर रेगुलरली। वो वाला नहीं, पापा वाला लोग वाला नहीं, हमारा वाला हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आपकी प्रिपरेशन 10x होगी, 10x, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सिर्फ न्यूज़पेपर, और कुछ नहीं कर पाते ना, सिर्फ अगर न्यूज़पेपर ही कर रहे हो, मैं इतना कह रही हूँ कि तुम छा जाओगे, इतना भरोसा मुझे न्यूज़पेपर पे, इतना इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर इज़ दैट गेम। और अभिनव सर बहुत अच्छा करा रहे हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन इट, ठीक है। मैंने सोचा था, बट जैसे मुझे फीडबैक्स मिली, मैंने 2-3 चीज़ें डिस्कस की, मुझे सेटिस्फाइंग लगा, तब उसके बाद मैंने नहीं लिया, मैंने कहा यार ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो इट इज़ गोइंग रियली गुड। द नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट गो, दैट इज़ योर गवर्नमेंट वेबसाइट्स। देखो, एक ना मंथली मैगजीन आप लोगों को मिलेगी इंस्टीट्यूट में से। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ऑब्वियसली आप सारी चीज़ें तो नहीं याद रख पाओगे, सारी चीज़ें कवर अप भी नहीं कर पाते, कभी एक छोटी सी एक्सरसाइज निकल जाएगी, कोई आसियान का है ना, 30 में से आप लोग अगर 25 या 22 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो बहुत है, पर कोशिश करो रोज़ पढ़ो, बट जो 8 दिन का कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ इंपॉर्टेंट रह जाता है, वो आपको मंथली कंपाइलेशन आपको बहुत हेल्प करती हो, तो उसको भी रीड करने की ज़रूर हैबिट डालना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ना, एक बार गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे ज़रूर जाया करो। कोई ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स को फॉलो करता हो, किसी, हाँ जी, ऑनलाइन कोई गवर्नमेंट वेबसाइट्स आप लोगों ने खोल के देखी हो कभी? कभी कोई गवर्नमेंट वेबसाइट देखी? पीआईबी मैं बोलने लगती पीआईबी चाहे छोड़ देना बस उसको, है ठीक है, वो भी अच्छा सोर्स है, सुन लो या ठीक है। पीआईबी, वहाँ पे भी पीआईबी आया पीआईबी ठीक। और कुछ आर्ट एंड कल्चर की एक वेबसाइट है, एनवायरनमेंट की वेबसाइट है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस की है, होम की है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं
4-5 वेबसाइट्स ना, मैं आपको 6 वेबसाइट्स दे दूँगी और उनको रीड करना स्टार्ट करना, ठीक है? उसका रीज़न पता है क्या है, उसको क्यों पढ़ना है? कोई नोट्स नहीं बनाने उसमें से, महीने में 1-2 बार ही चले जाया करो, देख लिया करो। यूपीएससी, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, यूपीएससी ना कभी भी टॉपर नहीं ढूंढ रहा। आप ये सोच रहे हो ना कि वो टॉपर ढूंढ रहा है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, यू आर रॉन्ग। ही इज फाइंडिंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और गुड एडमिनिस्ट्रेटर पता है कौन होता है? जो पॉलिसी अच्छे से फॉर्मुलेट कर सकता है। पॉलिसी हमारे मिनिस्टर्स कहाँ करते फॉर्मुलेट? पॉलिसीज कौन फॉर्मुलेट कर रहा है? आप जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, फिर पेपर क्रैक करके आगे सर्विसेज में जाएंगे, एंड फाइनली वो लोग बनाते हैं पॉलिसीज। एंड यू हैव टू थिंक ऑफ दैट लेवल। जाओ कभी सर्च करो, अच्छा नई पॉलिसी आई है, इसको रीड कर लेते हैं। एजुकेशन पे आई है, इंडस्ट्री पे आई है कोई पॉलिसी, उसको रीड करो। उसमें से ऐसे ना 100 वर्ड 150 वर्ड निकाल के साल के अंदर कुछ भी नहीं होता, मुझे लगता 150 वर्ड कुछ भी नहीं होता। 3 दिन में 1 वर्ड बोल रही हूँ, अपने तैयारी के अंदर, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करो, ऐड देम इनटू योर लाइफस्टाइल। वो आपकी आंसर्स नहीं इम्प्रूव करेगी, वो आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव करेगी। आप जहाँ मर्जी चले जाना, यू विल एक्सेल। कल दिन को कॉर्पोरेट में भी जाओगे ना, तो वो भी मत्था टेकेंगे, अरे यार एक बंदा आएगा है ना, वो कोई रिपोर्ट बनाएगा, वो एक एस्पेक्ट लिखेगा। जिसने तैयारी की हो, लगन से तैयारी की हुई है, वो बंदा हिस्ट्री भी बताएगा, पॉलिटी भी बताएगा, इकोनॉमी भी बताएगा, वो बताएगा ये स्कीम से हमें ये भी फ़ायदा पहुंच सकता। तो वो इंसान बनो। हमें सक्सेसफुल बनना है। द यूपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट क्लियरिंग द पेपर, इट इज वर्किंग स्मार्ट, एंड दिस वे यू कैन डू द स्मार्ट वर्क। अब समझ में आया? गवर्नमेंट वेबसाइट्स चूज़ करो, एग्रीकल्चर या आपकी आर्ट एंड कल्चर की, फाइनेंस की, एजुकेशन की, एचआरडी की होती है, इनमें जाओ और इनकी पॉलिसीज़ रीड किया करो। सिर्फ रीड करनी है और कुछ नहीं करना। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ज़बरदस्त कोई चीज़ है जो मैं लिखना चाहता हूँ, राइट ऑन योर बुक्स। एक ऐसी बुक लगा लो, मैजिक बुक लगा लो, जिसमें आप चीज़ें लिखो। यू हैव टू मेक वन। मेरे टाइम की मैं तो वही मैजिक बुक ही बोलती हूँ उसको, जिसमें मैंने सब कुछ लिखा था। हर एक टॉपिक का मेरे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार था बिफोर इवन आई राइट योर प्रीलिम्स। ये ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने वाली तैयारी है। अगर आप बोलोगे कि तुक्का लग के, तुक्का किसी का नहीं लगता यूपीएससी में। किसी ने सुना है मैं तो पर तैयारी कर रहा था किसी और चीज़ की, तो मेरा यूपीएससी का तुक्का लग गया। किसी और का लग सकता है, यूपीएससी का नहीं लग सकता। तो आज से आप लोगों को ना ये सोचना है कि मुझे हर एक टॉपिक के ऊपर मुझे एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार करनी। एक दिन अजीब लगेगा, 2 दिन 10 टॉपिक बनाओगे अजीब लगेगा। जब 10 टॉपिक ही कर लोगे ना, उसके बाद बोलोगे यार ये टॉपिक तो मैंने पहले भी कंपाइल किए हैं। जिस दिन 50 हो जाएंगे ना, उस दिन तो लगेगा कि मेरा पेपर क्रैक हो जाएगा। पर रुकना नहीं है, 100-150 हर एक टॉपिक के ऊपर क्या आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार होना चाहिए। जब ना मेरा फर्स्ट पेपर था आपका जीएस पेपर 1 का, एंड उस दिन ना मेरे से गलती, जो हम लोगों ने गलती किया आप लोग मत करना। तो मैंने ना और ज़्यादा स्ट्रेस डालने की कोशिश कर दी 5 क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग में, कि मैं और अच्छी इंट्रोडक्शन लिखूँ, कंक्लूजन, और उस चक्करों में हम लोगों का ना पेपर रह जाता। वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता हम लोगों को कि इंट्रोडक्शन वहाँ क्रिएट करें या कंक्लूजन क्रिएट करें, वो टाइम नहीं मिलता हम लोगों को। वहाँ अभी से आप लोगों को तैयार करके रखना है उसको मैजिक बुक के अंदर, ताकि आप वो कल दिन को आप प्रिपेयर जाके सिर्फ जाके आगे रिप्रोड्यूस कर पाओ, उसको आगे लिख पाओ। तो उसको आज से ही करो। किया है ये मैंने पहले भी पॉइंट बोला था, क्या कर रहे हो इसको? मैं बोल रही हूँ जो इसके ऊपर चलेगा ना, देखो कोचिंग जो होती है ना, कोचिंग मैं आपको एक वे दिखाऊंगी, बेटा भागना है यहाँ पे, भागना तो खुद ही पड़ेगा, मैं कैसे भगाऊँ आपको? भागना तो खुद पड़ेगा आप लोगों को। मैंने ये चीज़ बहुत बार रिपीट की है, प्लीज़ मेक योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, एंड आई नो देर आर सम पीपल हु आर डूइंग दैट। रेनू बड़े ज़बरदस्त आंसर लिखती है, उसके पता लगता मुझे कि, एंड शी इज़ इन टू योर फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन,
और मुझे इतना प्राउड महसूस होता ना उस लड़की के ऊपर कि यार आंसर जो है ना ऐसा लगता है जैसे ना एक बच्चा जो है ना मेंस लिख के आया कभी, इतना ज़बरदस्त आंसर। काम कर रहे हैं वो बच्चे, काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। और ये साइलेंट बॉम्ब्स ही होते हैं जो एक दिन फटेंगे और तुम्हें पता लगेगा कि यार हमारे बैच की एक लड़की थी वो ऐसे निकल गई। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। So please do your PYQs thing. Please do sometimes visit your है ना your government websites। अपना जो लैपटॉप्स हैं आपके उसमें ना ऐड टू बुक मार्क्स में ही रख लो, उनके कभी पढ़ लिया करो। योजना कुरुक्षेत्र में भी आ जाती है पॉलिसीज़, वो देख लो, वो भी अच्छी होती हैं, वो भी इक्वली गुड है कहीं से भी। बट फाइंड एनीथिंग, साइंड समथिंग जो ऑफिशियल सोर्स हो कंप्लीट। PIB में ना थोड़ा शॉर्ट आता है, उसमें कंप्लीट ना फॉर्मुलेट नहीं होती पॉलिसी, उसमें सिर्फ ये बताएंगे ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये तो है, आपको मंथली कंपाइलेशन में भी मिल जाएगा। स्मार्ट एस्पिरेंट विल डू द स्मार्ट वर्क। सो विजिट और रीड प्रॉपर योर पॉलिसीज। इज इट डन? आई एम रिपीटिंग गाइज, अंडरस्टैंड द पैटर्न। सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का रोज पढ़ो, वो आपको बताएगा आपको इनमें से इस चीज़ों में से क्या पढ़ना है। कोई ऐसी न्यूज़ आएगी ना जो आपके ऑप्शनल से रिलेटेड है तो आपको वो भी पता लगेगा, चाहे वो पंजाबी लिटरेचर क्यों ना हो, चाहे वो हिस्ट्री क्यों ना हो, करंट अफेयर्स सबके होते हैं, ठीक है। हाउ मच टू रीड? अच्छा, किसी को शक है कि हिस्ट्री क्यों कैसे करंट अफेयर्स में होती है, तो मैं बता दूं कि किसी के 75 ईयर्स हो जाता है, किसी के 100 ईयर्स हो जाता है, किसी के 150 साल हो जाते हैं, तो वो आ जाता है कि किसी की वेब कोई साइट मिल जाती है न्यू, तो वो न्यूज़पेपर आपका करंट अफेयर्स हो जाता, ठीक है। हाउ मच टू रीड, वो कैसे पता लगा? PYQ, कहाँ पे जाके रुकना है। पर थोड़ा सा डाइव इन तो करना पड़ता है, इन डिटेल जाना पड़ता है, थोड़ा सा टॉपिक में इन डिटेल जाना पड़ता है आज की डेट में। सिर्फ गांधी जी ने डांडी मार्च की थी, कहाँ से कहाँ तक चले थे, उससे गुजारा नहीं होता। उनके साथ कौन कौन लोग थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था, उनके स्लोगन्स क्या थे, हाँ, पर उन्होंने धोती किस कलर की डाली थी वो नहीं पूछता। वो कैसे पता लगे? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्योंकि अभी मैं आपको उनको है ना एग्जाम्पल कि कहाँ जाके रुकना है, क्योंकि वेस्ट भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लग पड़ता है। वेयर टू रीड, आई होप दिस इज क्लियर। NCERT आ रही है फाउंडेशनल्स, बुक लिस्ट कम्प्लीटली रिलाई करो अपने आप को लर्न बाय मैप्स, टेंशन ही नहीं लेनी। टीम लगी हुई है, इतने लोग लगे हुए हैं जो इसको अपडेट करते रहते हैं, वाई टू वेस्ट योर टाइम। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, योर न्यूज़पेपर्स, व्हाट सब्जेक्ट टू स्टार्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखो, अभी आप लोगों के इंस्टीट्यूट चल रहा है, आपकी इकोनॉमिक्स बाय चांस ही चल रही है ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ईट दैट फ्रॉग में ये 3 चीज़ें ही हैं, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री। हम लोग ना जब तैयारी करने लगते हैं, जब हम फर्स्ट डे पे होते हैं या फिर जब मैं ये ओरिएंटेशन लेती हूँ, तो यू आर इनटू फुल रेस। और मैं बोलती हूँ उस टाइम पे जब तुम्हारे पास ये एनर्जी है उसको कलेक्ट करके ना प्लीज़ इनके ऊपर लगाओ क्योंकि यहाँ पे हमें ना इन चीज़ों से इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मैं पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ। और ये सिर्फ बस आप लोगों ने अपने मेंटली आपने ब्लॉग बनाए, इतने डिफ़िकल्ट है नहीं। वी डोंट हैव टू डू PhD, हमें सिर्फ पेपर क्रैक करना है कि प्रीलिम्स क्रैक हो जाए, मेंस के थोड़ा सा आंसर लिख लें स्मार्ट, बस निकल जाओ। जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है उनको उठा लो, उसमें एक्सेल कर जाओ। सो ईट दैट फ्रॉग ना एक बेसिकली एक किताब है जिसमें टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, और बोलते हैं कि ना जो तुम्हारा दिन का सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम वो सबसे पहले करो, सबसे पहले। और कहते हैं अगर 2 मुश्किल काम है तो क्या करोगे? जो ज़्यादा मुश्किल है उसको करोगे। कहते जो अगर तुम्हें ये बोल दे ना कि दिन में अगर तुम नॉन वेजिटेरियन भी नहीं हो, अगर वेजिटेरियन हो, तुम्हें कि कोई बोल दे कि फ्रॉग खाना है, फ्रॉग खाने से तुम्हारा UPSC क्लियर हो जाएगा जस्ट मतलब कि एग्जाम्पल, कोई लिटरली नहीं लेगा, ठीक है। तो क्या है उसका मतलब? उसका मतलब पता है क्या है कि वो यही है, वो हिस्ट्री है, वो इकोनॉमिक्स है, ये अभी जो फीलिंग आई ना तुम्हें वो यही है। तो मतलब कि वो सबसे पहले करता हूँ, सबसे पहले। अगर आप एक बारी प्रिपरेशन कर चुके हो देन गो फॉर दी सब्जेक्ट्स जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, आपको लगता है जो वीक हैं आपके, वहाँ से स्टार्ट करो।
अगर नहीं है तो मेजोरिटी यहीं पे प्रॉब्लम आती है। स्टार्ट विद दिस, और इकोनॉमिक्स आप लोगों की चल रही है, इसको 100% अपना करते रहना और बीच बीच में रिवाइज भी करते रहना। जब आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा 30 दिनों के बाद, फिर उसके बाद इसको रिवाइज भी करना है। ठीक है जी, समझ आ गया। एंड जैसे किसी को बड़ी प्रॉब्लम आती है, करंट अफेयर्स नहीं अच्छे लगते हैं, सुबह उठते सार, जब मैंने बोला ना यू कैन डू, आप 5 बजे उठ जाओ, आप 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो 4 बजे उठ जाओ, अब 6 बजे उठते हो 5 बजे उठ जाओ, अब 7 बजे उठते हो 6 बजे उठ जाओ, 1 घंटा अर्ली उठ के आप अपना करंट अफेयर्स कर सकते हो। अगर आपको वो बिल्कुल काम पसंद नहीं है तो सुबह सुबह पे लगा दो उसको, बिल्कुल सुबह सुबह। अगर आपका इस न्यूज़पेपर इतना जल्दी नहीं आता तो मैं क्या करती थी कि पुराना न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी, एक दिन पुराना, उसका डेली एनालिसिस भी आ जाता था, वहाँ सुनती थी और उसके बाद देखती थी कि हाँ क्या क्या चीज़ें आई। ठीक है, डन। अच्छा, कितने घंटे देने हैं? यहाँ क्लास में कुछ जॉब वाले हैं, है ना, कुछ आफ्टर ग्रेजुएशन है, कुछ ड्यूरिंग ग्रेजुएशन है, और कुछ होंगे जो 6th 7th 8th 9th 10th पक्का कोई ना कोई ज़रूर आया होगा। ठीक है, जो आपकी 12th से भी पहले तैयारी करना चाहते हैं। तो +1 +2 में मैं सीधे हाथ जोड़ के ये बोलती हूँ कि प्लीज़ करंट अफेयर्स पढ़ लो, वही बहुत है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। जशनप्रीत होती थी एक लड़की, एंड शी वॉज PCS रैंक 7। तो वो बोलती है कि मुझे बचपन से ही, मैं आर्मी बैकग्राउंड की थी, तो वी हैव अ इंटरव्यू, लिटरली इंटरव्यू, उसमें उसने बोला कि मेरे फादर सबसे पहले हमें ना न्यूज़पेपर ही पढ़ाते थे। कहते जो मेरी आई ना, ये आपकी कोचिंग की बारी आई, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी कि करंट अफेयर्स का इतना बड़ा योगदान होता है, और कहती मैं उसमें प्रो हूँ। तो जितनी जल्दी आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करोगे उतना बेस्ट है। अगर आप ये नहीं कर रहे, मैंने पहले बताया, ये 10x है, ये 10x है, ट्रस्ट मी, आई स्वेयर ऑन दिस डेस्क कि ये आपकी प्रिपरेशन 10x कर देगा। अगर आप नहीं कर रहे तो कैन टेक यू ऑन द हाइट्स। अगर आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन हो, अगर 2 घंटे भी निकाल रहे हो, 3 घंटे भी निकाल रहे हो, तो इट्स मोर देन सफिशेंट। एंड फ्रीज दैट टाइम जब आपके MSTs हैं और आपके पेपर्स हैं। फिर भाई UPSC के लिए ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी है, तो वो उस टाइम के लिए भी ज़रूर रखो अपनी एनर्जी, बट 2 hours इज़ मोर देन सफिशेंट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। ठीक है, 2 to 3 hours। एंड ऑफकोर्स आपकी कोचिंग चल रही है साथ में, वो चल ही रहा है। आफ्टर ग्रेजुएशन दीज आर द मोस्ट लकी पीपल ऑन दिस प्लानट, जिनके घर वालों ने ये बोला कि तैयारी कर ली, जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अच्छे से तैयारी करो। और ये अगर आपको साल भी मिल जाता है, 2 साल भी मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा भी मिल जाता है, देन यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। क्योंकि यहाँ पे ना आप वाकई सीखते हो अपने आप को कष्ट देना। जहाँ पे आप 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे के लिए पढ़ते हो और 8 hours की डेफिनेट स्टडी करते हो, 8 hours। अब 8 hours ऐसा नहीं है रातों रात हो जाएंगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2 और 1 देन 3, और 3 का तो मैं बोलती हूँ कि 3 hours की ना कलेक्टिव स्टडी ज़रूर किया करो। चाहे सुबह 4 बजे से उठ के 8 बजे तक पढ़ो, 7 बजे तक, ठीक है, चाहे वो आप दोपहर को पढ़ो चाहे वो रात को पढ़ो, 3 hour का इकट्ठा स्ट्रेच ना एक अचीव ज़रूर करना। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है बच्चे कि जब हम लोग GS पेपर 1 2 3 लिखने जाते हैं तो वहाँ पे 3 घंटे के लिए बैठना पड़ता है, और इनफैक्ट मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में 3 वो आदत ही नहीं होती है हम लोगों को। वो आदत तब पड़ती है हम लोगों को जब हम लोग यहाँ पे 3 घंटे का, चाहे आपका वो स्ट्रेच है, चाहे आप अभी से आदत डालो, आप कॉलेज में हो, अपनी कॉलेज की स्टडी कर रहे हो, तब भी 3 घंटे स्ट्रेच में कोशिश किया करो बैठने की। मैं पहले बोल रही हूँ, अगर आपको ये आदत नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम 1 hour, ग्रेजुअली इसको 2 hour करो, 3 hour करो, पर ज़रूर इकट्ठे बैठा करो। छोटी सी बात है, ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं बताता कि आपको ये ग्रेजुअली आपको अचीव करना, ठीक है। एंड ये उससे भी लकी लोग हैं जो जॉब में। उसका रीज़न पता है क्या है? यू आर मेंटली रिलैक्स्ड। यहाँ पे स्ट्रेस होता, एक ना
तलवार हमेशा सर पे होती है। यहाँ पे पीपल आर लाइक ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक जॉब तो, एंड यू हैव अ मेच्योरिटी। सबसे कम मेच्योरिटी यहाँ, मैं एडमिशन ही नहीं लेती यहाँ के बच्चों की। मैंने ये सबसे पहले क्विट करते हुए देखा इन लोगों को, मतलब ये तैयारी से नामो निशान गायब। और ये सबसे मेच्योर जिनके सबसे ज़्यादा रिजल्ट निकलता, सबसे ज़्यादा, ठीक है। एंड आप लोग जॉब के साथ आपने कैसे मैनेज को टाइम करना वो आप देखो, कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हो या आप रात को उठ सकते हो। अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट। चाहे आप 3 बजे उठ के 6 बजे तक पढ़ लो, 1 घंटा सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 5 से 6 भी सो जाओ। अगर आप 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ रहे हो ना, और 5 से अगर आप 6 बजे तक सो जाओगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे बिल्कुल। और वो 3 से जो 5 पढ़ा होगा ना वो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहता है। जो रात का स्टडीज़ होती है वो कभी नहीं रहती, और वो आपको बेनिफिट भी करती है। जब आप पेपर देने के लिए वाकई हम लोग जाते हैं ना, तो जो नाइट आउल्स होते हैं जो बोलते हैं मैम हम तो रात को पढ़ते हैं, हमें तो दिन में उठने की आदत ही नहीं है, फिर उनको प्रॉब्लम आती है जब आपका एक्चुअल पेपर होता है। उस दिन में नहीं उठा जाता क्योंकि 12 से 1-2 बजे तक तो पढ़ने की आदत होती है फिर। सो अपना हैबिट ही वैसे डेवलप करो कि हम मॉर्निंग में पढ़ें। क्यों 80% 95% पीपल से दे बिकम सक्सेसफुल व्हेन यू आर इनटू योर अर्ली मॉर्निंग मोड? क्यों बोलते हैं? कुछ तो रीज़न होगा, मैं नहीं बोलती, सब बोलते हैं। एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। सो मैक्सिमम 4 आवर्स 5 आवर्स, अगर आपके वीकेंड्स है कभी छुट्टी आ रही है उस टाइम पे ज़्यादा आवर्स डेडिकेट कर सकते हो आप लोग। नोट्स मेकिंग, किसी ने नोट्स मेकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐड इन योर लर्न बाय मैप्स। कोई बुक पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, यूज फर्स्ट टाइम योर पेंसिल, पेन एंड देन हाईलाइटर। कोई बुक पढ़ रहे हो आप, चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे पेंसिल, दूसरी बारी जब उसको पूरा जीएस पढ़ लोगे उसके बाद उसको दोबारा पढ़ोगे तो पेन, फिर उसके बाद थर्ड टाइम जब पीवाईक्यूज अच्छे से कर लोगे है ना और सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद पेन हाईलाइटर्स। डोंट मेक, आपको बनाना जो है मैंने बताया, जिसके ऊपर टाइम वेस्ट करना है दैट इज योर, जो लिखना है दैट इज योर हाँ मैजिक बुक। यस, लव इट, दैट्स एक्चुअली द मैजिक बुक। जो पता है इतना शौक होना चाहिए बीच में से, मेंस लिखना, मेंस लिखना है, मेंस में ये इंट्रोडक्शन, मेंस में कंक्लूजन, ये वाला टॉपिक आया इसमें ये लिखूँ, ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स होता, ऑटोमेटिकली। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि ना ये सोचना कि ना मैंने ये इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था कि मैं मेंस से ज़रूर लिख के आई थी, पर मैंने मैनिफेस्टेशंस ना इंटरव्यू की नहीं की थी। तो आप लोगों ने इंटरव्यू की मैनिफेस्टेशन करनी है कि आपको ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, मैं इंटरव्यू में ये जवाब दे के आऊँगा। मैनिफेस्टेशंस वर्क्स, लिख आई थी, पता नहीं कैसे लिख के आई थी बट लिख आई थी, क्योंकि फोकस ही उस पर किया था, सारी एनर्जी तो मैंने मैजिक बुक मीन्स पे लगा दी थी। पर आप लोगों ने रियल रिजल्ट मैनिफेस्टेशन लबासना के ऊपर भी लगानी है, सिर्फ इंटरव्यू पे नहीं, ठीक है। सेल्फ नोट्स, इंस्टीट्यूट नोट्स जो भी आपको मिलेगा उन सबको कंपाइल करके ना अपनी एक पियानो फाइल्स भी लगा सकते हो, जीएस पेपर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, जो एक्स्ट्रा शीट्स होती हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड रहे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगी तब भी तैयारी ऑर्गेनाइज्ड होगी। राइट, डन। मैजिक बुक, मैजिकल थिंग्स, कोटेशंस, यस कोटेशंस लिख सकते हो, उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। जो टॉपर्स से इंस्पायर्ड कोई आपको ना आंसर के अंदर कोई अच्छी चीज़ लगती है वो भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो गाइज, तैयारी अगर आप सेल्फ कर रहे हो, सेल्फ का मतलब ये कोचिंग के बाद भी हो सकता है, बिल्कुल कंप्लीट सेल्फ भी हो सकता है, क्योंकि एक टाइम आता है जब आपको ना खुद सेल्फ मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है खुद के साथ, कि हमने आपको एक एनलाइटमेंट दे दी, एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, उसके ऊपर अब वर्क करना है, कैसे करना है, तराशना है, खुद तराशना पड़ता है ना मूर्तिकार को। वैसे ही वो उस टाइम पे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मेंस की आंसर राइटिंग एग्रेसिव करनी है, कुछ भी करना। हमारे से जब अलग भी हो जाओगे ना, एक मतलब कि जब डिटैचमेंट फेस आता है, साल 2 साल 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आएगा आप लोगों का किसी का, ठीक है।
पर उसके बाद भी आप लोगों ने प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़े रहना। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मेंटोरशिप, आओ पूछो क्यों कैसे, मटेरियल अपवाइज करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि करंट अफेयर्स इज चेंजिंग एवरी डे। ठीक है, अब कैसे लेनी है कोचिंग, बहुत लोगों का ये दिक्कत होती है, ऑफलाइन लेनी है ऑनलाइन लेनी है। मैंने बताया कि आज की डेट ये जेंजीज ऑनलाइन, ये कोविड के बाद तो ना ज़्यादा हो गया और उसके बाद ना थोड़ा ये है ये, ठीक है, बट आई अप्रिशिएट इफ़ यू कम ऑफलाइन। इसकी वाइब भी डिफरेंट होती है। एक झपकी भी नींद मारने देती मैं क्लास में, मारने देती हूँ, कोई टीचर भी नहीं मारने देता। क्यों रजनीश जी 4 बार मैंने घूर दिया ये फ़र्क होता है, ये फ़र्क होता है। ठीक है, यू हैव एम्पल टाइम, अगर आपके पास टाइम है, आप फाइनेंशियली साउंड है, नियर बाय है, डिसिप्लिन्ड हैं आप लोग, है ना, एंड इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है। यस, ऑनलाइन के अंदर इफ़ योर होम सिकनेस या हेल्थ इशू है, अफोर्डेबिलिटी इशू है या फार अवे हो, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। अब जैसे मैं आप लोगों को देख रही हूँ, आप लोग ऐसे भी हुए तो मैं, मुझे देखोगे तो ऑब्वियसली सीधे हो जाओगे। अब ऑफलाइन में क्या होगा कि कैमरा टेढ़ा करके ऐसे भी हो सकते हैं, लेट के भी सुन सकते हैं, लेट के वो चीज़ कोई बात बनेगी। मैं ये, आप यही लेक्चर आप लोगों ने लेट के सुना या ऑनलाइन में कोई लेट के सुन रहा है, वो चीज़ मिलेगी उसको, वो एनर्जी मिलेगी जो ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंसिस्टेंसी और जो डिसिप्लिन है ना, ओवरवेलमिंग चाहिए, ओवरवेलमिंग। डेविड गॉगिन्स बनना पड़ता ठीक है, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी वेरी बैलेंस्ड इनटू योर माइंड सेटअप। बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं ये बोलती हूँ, लाखों के दादात में गाइस यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, हज़ारों की तादाद में, है ना, 10,000 के प्लस जो है बच्चे मेंस भी लिखते हैं। इनमें जो सिलेक्ट होते हैं, क्या वो वही सिर्फ हार्ड वर्क करते, जो मेंस लिख के आते हैं वो हार्ड वर्क नहीं करते? इट्स ऑल अबाउट माइंड सेटअप। आपने कैसा माइंड सेट किया है अपने आप के लिए, आप अपने आप को क्या एनर्जी दे रहे हो? आर यू हैप्पी? आर यू अ पॉजिटिव पर्सन? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस माइट लुक वेरी लेम, बट ना कहीं ऐसे बोला जाता, यार वो बंदा ना बिल्कुल लाइफ में ना इतना सीरियस नहीं था, फिर भी वो इतना अच्छा कर रहा है ऑनेस्टी, पॉजिटिविटी, इट मैटर्स, अल्टीमेटली इट मैटर्स। बी वेरी काइंड, बी हम्बल। आपको नहीं पता किस अपॉर्चुनिटी, किस वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कहाँ पे वो काम आए। बी वेरी जेनरस। सो जब आप माइंड सेटअप की बात करते हो ना, दीज आर 4 phases. हैव आई एवर डिस्कस्ड विद यू द कॉन्शियस competence and your unconscious incompetence and conscious incompetence, then your conscious competence and unconscious competence? इसके बारे में बात की है कभी? हाँ, एक बार की होगी मुझे लगता। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, प्लीज़ राइट डाउन, प्लीज़ राइट डाउन। सबसे पहला फेज होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। ये फेजेस होते हैं आपकी पूरी प्रिपरेशन में, आप इसको कहीं पे भी इम्प्लाई करके देख लेना, कहीं पे भी इम्प्लाई करके देख लेना। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस आपकी कॉलेज स्टडीज़ में, आपकी जॉब में, आपकी प्रिपरेशन में, एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन अप्लाई दिस। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पता क्या होता है? हमें पता ही नहीं होता, हम कॉन्शियस ही नहीं उस चीज़ के बारे में कि हम कोई मिस्टेक भी कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कोई मिस्टेक भी कर रहे हैं। इनकॉम्पिटेंस। फिर हमारे पास एक इंसान आता है, यार तुम ना ये चीज़ गलत कर रहे हो। यू बिकम कॉन्शियस अबाउट दैट इनकॉम्पिटेंस। और ये अच्छे लोगों की सुननी है सिर्फ, वो चलते फिरते वो जो क्या मतलब कि फ्री एडवाइस देते हैं उनकी नहीं। ठीक है, पीपल हु आर वेल एजुकेटेड और जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो,
लाइफ में कोई ऐसा कोई बोल जाता ना कई बार कि यार क्यों बोल गया यार, ये ऐसे क्यों बोल गया, तो देखा करो क्या ये वो इंसान है जिसकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। अगर वो तुम्हें बोल रहा है कुछ तो सीखो, अगर तुम उस इंसान जैसे नहीं बनना चाहते तो मतलब कि वो एडवाइस तुम्हें नहीं चाहिए। सो चूज योर पार्टनर केयरफुली, वेरी केयरफुली। जब वो इंसान, यू विल बिकम कॉन्शियस कि यार मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं बार बार प्रीलिम्स के अंदर ना मैं नॉट में करेक्ट नहीं पढ़ रहा, मैं जो है लेवल 1 लेवल 2 में डाइव कर रहा हूँ, लेवल 3 में कई बार जाता ही नहीं और इतना रिक्वायर्ड है पता नहीं, बट यू बिकम अवेयर कि 3 लेवल होते हैं आपकी प्रिपरेशन में, यू बिकम कॉन्शियस, आपको पता लगा। एंड एक टाइम आएगा जब आप उसको करेक्ट करना शुरू करोगे। प्लीज राइट डाउन, द थर्ड फेज इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आप उस चीज के ऊपर ना कॉन्शियसली काम करोगे, क्या नॉट तो नहीं है, ओनली तो नहीं लिखा, ऑलवेज तो नहीं लिखा, नेवर तो नहीं लिखा, क्या ये मैं ज्यादा सोच तो नहीं रहा है इसके पीछे, आप अपनी करेक्ट करोगे अपनी चीज को। होगा होएगा होएगा, ऐसा होगा। हमने पता है इसके आगे वाला फेज है जहाँ तक पहुँचना है। एक टाइम आएगा जब ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ें ठीक करोगे एंड यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। एक टाइम आएगा जब आपके नॉट आपके ऑटोमेटिकली आपका एक एकदम से पॉप आउट थिंग होगी, खुद आपको पता चलेगा। आपको इस स्टेज को अचीव करना है, दैट इज योर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियसली आप करेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, दिस इज द अटेनमेंट जोन। ये हर जगह इम्प्लाई होता है यकीन से, और ये फिलॉसफी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी अच्छी बुक्स में लिखा हुआ। मैं ना रोज़ लिखती थी कि मेरी ना बेस्ट फ्रेंड है, वो बोलती थी यार तू इतना अच्छा कर रही है यार, वाई डोंट यू मेक ब्लॉग्स। तो मैंने बोला यार मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, डू आई लुक गुड मेकिंग ब्लॉग्स। कहती तू ना, कहती तू सिर्फ एक जगह लिख। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बॉडी एवर। उसने बोला कहती तू बस लिख कि तूने ब्लॉग्स बनाने हैं। आई हैव मतलब कि माई डेली प्लानर विद मी। जब भी मैं उस पर ना रोज़ टारगेट लिखती थी, मैं उसकी स्टूपिड सी बात याद करके ना मैं रोज़ ब्लॉग लिखती थी। एक दिन ना दशहरे का टाइम था और उस दिन जौ टांगनी थी। मैंने सोचा यार आज बड़े वेले हैं, आज का दिन है ना, मैंने कहा आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी और बच्चों को ये सिखाऊंगी कि फेस्टिवल कैसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट मतलब कि मेरे दिमाग में ना बिल्कुल नहीं था कि मैं कभी बनाऊंगी। मैंने उसको बोला कि कौन बनाता है यार, स्टूपिड लगता, मैं कभी नहीं ये काम करूँगी। मैंने कहा आई एम नॉट वो छपरी, मैंने कहा यूट्यूबर्स, मैंने कहा मैं नहीं ये काम कर सकती। बट वो मतलब कि वो उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ एजुकेटिव सिखा सकती हूँ, तो मैंने वो किया। तो आप देख रहे हो मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा था, और मैं सोच रही थी एक दिन बैठ के, जब मैंने अपना सेकंड ब्लॉग बनाया था, पता नहीं मेरे को कौन देखता है इस चीज़ में मेरा ब्लॉग, पर मैंने जब वो बनाया तो मैं दिमाग में एक हिट हुआ कि यार मेरे वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा था, रोज़ जा रहा था, क्योंकि आई वॉज राइटिंग एवरी डे। और तुम लोग ऑफलाइन आए ना, आई कैन इवन शो यू कि मैंने 6 महीने पहले वो लिखा था सबसे पहली बार, और वो मैंने पता नहीं कब इनकम्प्लिश कर लिया, मुझे खुद को नहीं पता लगा। से इट टू एवरी डे, से इट योर सेल्फ टू एवरी डे। जो आप करना चाहते हो लाइफ में, आप हैप्पी बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, और ना गोल क्लियर रखना, मैसी नहीं मैं ना आईएएस बनूं और मैं आईएएस बन के ऐसा करूं। बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर मैनिफेस्टेशंस। छोटी से शुरुआत करो, बहुत बड़ी नहीं, तो ऑटोमेटिकली पता लगता। ठीक है, राइट? So this is the guys pattern. I hope this page is very clear to you. कहाँ पढ़ना है पैटर्न। टॉपर की स्कोर कार्ड आप लोग मुझे बताओगे कितना कितना स्कोर आया है टॉपर्स का। हमने इसका टॉपर का देखा, उनकी ना मार्कशीट मिल जाती है, और आपने लेटेस्ट ईयर की देखनी है, 2024-25 वाला जो है उनकी देखनी है। ठीक है, 25 का तो क्या होगा, 24 वाला, ठीक है, 24 वाले या 23 वाले भी फॉलो अप कर सकते हो, देखो उनको, और जो उनके ऑप्शनल्स हैं उनको भी देखो, और आपके ऑप्शनल भी चूज़ होने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मेरी तरफ से टुडेज़ लेक्चर इज़ ओवर। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
पूछना चाहते हैं तो ऑनलाइन। राइट, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।